वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि UFC 300 के चक्कर में हम UFC 298 और 299 को भूलते जा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, UFC 298 और 299 जो है टॉप हैवी कार्ड जरूर है पर बहुत अच्छे कार्ड हैं। आप सभी को पता है कि मैं एनालिसिस सैटरडे या फ्राइडे या सैटरडे को करता हूँ, और उसके पहले कोशिश करता हूँ कि हर कार्ड का प्रीव्यू करूँ। तो आज मैं आपके सामने प्रीव्यू वीडियो लेके आया हूँ। वैसे तो मैं हर एक का नहीं लेके आता हूँ, पर इस कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण उसका बहुत सिंपल सा है कि इस कार्ड में ऐसा भी हो सकता है कि आप एक या दो बहुत बड़े प्लेयर्स का, फाइटर्स का रिटायरमेंट देख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन हमें उस जगह पे ले जा रही है जहाँ पे वो फाइटर्स अपनी ज़िंदगी के मुहानों पे खड़े हुए हैं, जहाँ कुछ दिनों पहले तक वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे और आज वो नंबर वन कंटेंडर की जगह के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे UFC 298 की, उसका प्रीव्यू करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। सबसे पहले हम बात करेंगे इयान मचाडो गैरी वर्सेस जेफ नील की, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पहले हेनरी सोहुटो वर्सेस मेराव वाली फाइट है, और उसके पहले एंथनी हर्नांडेस वर्सेस रोमन कपिलाव वाली फाइट है। टू बी ऑनेस्ट, रोमन कपिलाव के पहले जो फाइटर था उसके लिए मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था, बट ये वाली फाइट में कोई ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हम जो प्रीव्यू है वो हम हेनरी सोहुटो से शुरू करते। पर मेरा मानना है कि हम सबसे कम इंपॉर्टेंट फाइट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट फाइट जो है वो है इयान मचाडो गैरी वर्सेस जेफ नील। इससे कोई टाइटल इंप्लीकेशंस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, इट डजेंट मेक एनी सेंस, पर ये एक प्रकार का ग्रज मैच है, इसीलिए ये फाइट हो रही है। ठीक है, इयान मचाडो गैरी और जेफ नील की फाइट एक बार पहले भी तय हो चुकी है, और उसमें इयान मचाडो गैरी की जो हरकतें थी ना, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इयान मचाडो गैरी ने जेफ नील के बेटे के बारे में, कुछ बच्चे के बारे में कुछ कहा था, और जो भी कहा था ना उसने कि ये एब्सेंटिफाइड फादर है और इस टाइप का वो है और वो है, दुनिया भर की चीज़ें, वो उसकी डिवोर्स हियरिंग में बच्चे की कस्टडी के समय की गई। इसीलिए जेफ नील इज़ वेरी 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 अपसेट विद इट, और कोई भी होता तो अपसेट होता। पर जब इयान मचाटो गैरी की बीवी के बारे में बात की गई ना, तो सारी दुनिया आ गई कि भाई इयान की बीवी के बारे में बात नहीं करो। क्यों ना करो? अगर आप दूसरे की बीवी के बारे में बात कर सकते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि दूसरा भी आपकी बीवी के बारे में बात कर सकता है, राइट? हाँ, अगर आप जीएसपी जैसे रहो जो अपनी फैमिली से ही काम फैमिली लाइफ को अलग रखते हैं, जीएफ पता नहीं क्या बोल रहा हूँ यार। आपको पता है जीएसपी की जब फाइट चल रही थी तब उसका बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे, टफ डिवोर्स हुआ था, जिसमें डिवोर्स में दुनिया भर की बातें कही गई थी। और उसके बारे में पता है आपको किसी ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि जीएसपी ने कभी किसी के फैमिली के बारे में नहीं बोला, तो लोगों का ऑनर का रिलेशन था, तो उसने भी जीएसपी की बीवी के बारे में कुछ नहीं बोला, जबकि माइकल बिस्बिंग बोल सकता था। वैसे ये फाइट आपके जीएसपी के पहली बार जो रिटायर हुआ था ना उस समय की है, मतलब ये जो डिवोर्स था। पर फिर भी माइकल बिस्बिंग यूज़ कर सकता था, पर नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि जीएसपी ने कभी किसी और की फैमिली के बारे में नहीं बोला। तो ये ऑनर कोड होता है। और इयान मचाटो गैरी जैसे लोग, उनको लगता है कि वही दूसरों पे थूक सकते हैं, दूसरा पलट के नहीं थूक सकता उन पे। ठीक है, तो जब इयान मचाटो गैरी पे सॉनी स्ट्रिकलैंड ने पलट के थूका, तो इयान मचाटो गैरी को अच्छा नहीं लगा। जो दवाई वो दुनिया भर को बांटता फिर रहा था ना, उसका स्वाद उसको खुद पसंद नहीं आया। क्या मैं इयान मचाटो गैरी को पसंद करता हूँ? नो, आई डोंट लाइक दिस गाय। क्या मैं जेफ नील को पसंद करता हूँ? टू बी ऑनेस्ट, आई ऑल्सो डोंट लाइक जेफ नील। क्या ये फाइट टफ होने वाली है? टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली ये इतने दूर नहीं है एक दूसरे से जितने ये दिखते हैं। ये फाइट अच्छी होने वाली है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइट हो, जब तक दोनों के दोनों माइक से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। माइक के पास आएंगे तो हमें क्या पता कि इस बार कौन सी गंदगी परोस रहे हैं, है कि नहीं? अगली फाइट जिसके बारे में हमें बात करना ज़रूरी है वो है हेनरी सोहुटो वर्सेस मेहराब दविशविली। मेहराब दविशविली का मानना है कि जब तक अल्जमेन स्टर्लिंग था तो उसको टाइटल शॉट नहीं चाहिए था, पर उसको टाइटल शॉट चाहिए क्योंकि अल्जमेन चला गया है। दोस्ती तो अल्जमेन ने भी निभाया है और दोस्ती तो मेहराब ने भी निभाया है। और याद है आपको, मेरे को जब ये सारी बातें चल रही थी तो डेना वाइट का कहना था मुझे इस टाइप के फाइटर पसंद नहीं है जो अपने कैंप से फाइट नहीं करना चाहते, ये और वो। पता है ये थ्योरी सिर्फ डेना वाइट की नहीं है, ये पूरे के पूरे अमेरिकन में जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा है कि कभी कभी लोग अपने बाप की मैयत में नहीं जाते हैं। ठीक है ना, कभी कभी लोग अपनी फैमिली से मिलते नहीं हैं 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेहराब दविशविली भी अमेरिकन नहीं है,
और अल्जमेन स्टर्लिंग भी माइग्रेटेड है। तो दोनों को ये जो बॉन्ड होता है ना, फैमिली वाला हो बॉन्ड या फिर आप कहें कि दोस्तों का जो बॉन्ड है, थोड़ा बहुत समझ में आता है उनको, जो कि अमेरिकन ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एलियन है। पर जैसे ही अल्जमेन स्टर्लिंग गया तो मराब दविशविली टाइटल शॉट चाहता था, और मेरे हिसाब से मराब दविशविली को ये फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए। पर यूएफसी जो है, यूएफसी की अगर आप बात नहीं मानोगे तो यूएफसी सज़ा देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, इसीलिए ये सज़ा दी जा रही है। अब बात करते हैं हेनरी सेहूटो की। हेनरी सेहूटो जब रिटायर हुआ था तब मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल से 3-4 साल पुराना होगा, आप जाके उस चैनल पे आज भी वीडियो देख सकते हो। मैंने जो कहा था वही हुआ। मैंने कहा था ये रिटायरमेंट हमेशा के लिए नहीं है, कुछ दिनों में हेनरी सेहूटो वापस आएगा, कुछ सालों में, कुछ टाइम लेगा और फिर आ जाएगा, और आ गया। हेनरी सेहूटो रिटायर क्यों हुआ था? हेनरी सेहूटो रिटायर हुआ था, बात बहुत सिंपल सी थी। हेनरी सेहूटो को लग रहा था कि वो 2 डिवीज़न का चैंपियन होने के बावजूद भी, ओलंपिक चैंपियन होने के बावजूद भी, यूएफसी का पहला गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी, उसको ना तो उसकी इज्जत दी जा रही थी जितनी इज्जत उसको मिलनी चाहिए, ना ही उसको उतने पैसे दिए जा रहे थे जितने पैसे उसको दिए जाने चाहिए। और इस वजह से हेनरी सेहूटो रिटायर हुआ, और उसका अजम्पशन ये था कि जैसे ही मैं रिटायर होऊंगा ना, तो यूएफसी के लोग भागे भागे आएंगे मेरे पास नया ऑफर लेके, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हेनरी सेहूटो इज इंटरेस्टिंग है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया और वो जो है ना कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा। यार कोच से याद आई कि अलवर असीम को उसने, मैंने देखा वो क्लिप, अलवर असीम को उसने काउंटडाउन शो में हटाया। आई डोंट नो ये कैमरे के सामने ये सब क्यों कर रहा था, मेरे को तो लगता है प्योर फर्जीवाड़ा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ना अलवर असीम को उसके कैंप में ओलंपिक्स से देख रहा हूँ, मतलब 10 साल से ज़्यादा समय हो गया अलवर असीम के साथ उसका। एनीवेज, क्योंकि अलवर असीम जो है ना मोस्टली ब्राजीलियन फाइटर्स के ज़्यादा दोस्ती रखती है उसके, अमेरिकन फाइटर से नहीं। पर ये इकलौता हेनरी सेहूटो ऐसा है जहाँ पे वो दोस्ती उनकी सच्ची है। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों का मतलब रेलेवेंट बैकग्राउंड है। एक मतलब कहने का मतलब है, एक पोर्तुगीज़ बोलता है, दूसरा हिस्पैनिक बोलता है और इंग्लिश बोलता है। अलवर असीम भी इंग्लिश बोल लेता है। तो खैर, तो हेनरी सेहूटो ने एक एज अ कोच बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगा, पर हम सभी को पता था कि हेनरी सेहूटो कम बैक करेगा। जब उसने कम बैक की तो अल्जमेन स्टर्लिंग के खिलाफ उसको टाइटल शॉट मिला, जो कि उसको मिलना चाहिए था। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई नो यू विल नॉट एग्री विथ मी, बट आई थिंक हेनरी सेहूटो वन दैट फाइट। आई नो यू विल नॉट एग्री, इट्स ओके, है ना यार, बहुत सब्जेक्टिव होता है ना, अलग अलग तरीके से देखते हैं और अलग अलग स्टाइल होता है जजिंग का। मैं कोशिश करता हूँ क्राइटेरिया के पास रहूँ, पर भटकना हर इंसान की तरह मैं भी भटक सकता हूँ। हाँ, तो अल्जमेन से हारा, पर हेनरी सेहूटो उन लोगों में से नहीं है जो पैसे के लिए फाइट करते हैं, और ऐसा करें पैसे के लिए सभी फाइट करते हैं, पर हेनरी सेहूटो का मेन मोटिव वो नहीं है। हेनरी सेहूटो जैसे लोग जो ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं ना, उनको अगर लगता है ना कि टाइटल शॉट का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो वो निकल लेते हैं उस दुनिया से, वो नहीं रहते फिर वहाँ पे। और मेरे ख्याल से ऐसा ही हेनरी सेहूटो के साथ हो रहा है। हेनरी सेहूटो के पास टाइटल का जो रास्ता है, उसने मांगा यूएफसी से, तो उन्हें यूएफसी ने उसको टाइटल का रास्ता तो दिए, बट वो सबसे खतरनाक रास्ता था इस पूरे डिवीजन में, है ना। हम उमर की बात नहीं करते हैं अभी, क्योंकि उमर अभी आया नहीं है टॉप 5 में, बट अगर इस डिवीजन में अब जब हम देखते हैं टॉप 10 फाइटर्स में, तो सबसे टफ फाइट अगर हेनरी सेहूटो के लिए कोई है तो वो है मेराब। और यूएफसी ने हेनरी सेहूटो को सबसे टफ फाइट दी है। और अगर हेनरी सेहूटो यहाँ हारता है तो आप देखेंगे कि हेनरी सेहूटो इस गेम को गुड बाय कहेगा, एंड वी विल नॉट सी हिम अगेन, वी विल सी हिम अगेन एज अ कोच। बट अगर जीतता है तो हेनरी सेहूटो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा, और जो कोई भी चैंपियन होगा उसको हराएगा। इस फाइट के बारे में हम एनालिसिस करेंगे जब फाइट के 1-2 दिन रह जाएंगे, है ना। अगली फाइट जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, उसके लिए ज़्यादा कुछ बात करने का नहीं है। पॉलो कॉस्टा, यार दोस्त, पॉलो कॉस्टा ना हद से ज़्यादा बदनाम हो गया है। पुल आउट अकॉस्टा, मेरे ना किसी ने, मेरे ख्याल से किसी ने पुल आउट अकॉस्टा बोला था मेरे कमेंट सेक्शन में, और ये बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि एक्चुअली पॉल अकॉस्टा इज पुल आउट अकॉस्टा। अकॉस्टा फाइट ही नहीं करता, अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है कि वो फाइट में आएगा कि नहीं आएगा। बट मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बदनाम होने की तो बनती थी पॉल अकॉस्टा के ऊपर, जितना बदनाम हो गया ना पॉल अकॉस्टा, उतनी नहीं बनती थी दोस्त। पॉल अकॉस्टा और रॉड विटेकर वाली फाइट इंटरेस्टिंग फाइट है।
रॉबर्ट विटेकर को हम मान रहे थे कि शूवेन है ये नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए सॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ। अगर हम ये मान के चल रहे थे कि सॉन स्ट्रिकलैंड हारेगा, इजराइल अदेसानिया जीतेगा और तीसरा शॉट जो है मिलेगा किसको, विटेकर को। बट विटेकर को हरा के डुप्लेसिस ने ना सिर्फ टाइटल शॉट ले लिया बल्कि टाइटल भी जीत लिया। और अब जो है ना वो टाइटल जो है विटेकर से भी 2 कदम दूर हो गया है, इजराइल अदेसानिया से भी 2 कदम दूर हो गया है और सॉन स्ट्रिकलैंड से भी 2 कदम दूर हो गया है। इजराइल अदेसानिया को, इन सब तीनों में इजराइल अदेसानिया को टाइटल शॉट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो कम बैक कर रहा है। अगर वो 4 महीने बाद आता तो आप मान के चलिए कि डुप्लेसिस के खिलाफ उसको टाइटल शॉट मिलेगा। और विटेकर की जहां तक बात है, विटेकर अगर इजराइल अदेसानिया इस दुनिया में नहीं होता ना, तो विटेकर और माइकल बिस्बिंग की बकचोदियां नहीं होती ना उस समय की, तो विटेकर 10 साल से चैंपियन होता, 10 साल से। एनीवेज, विटेकर के जीतने के चांसेस होलोकॉस्टा एक्चुअली जीत सकता है। यार मैं ऐसा पहले नहीं बोलता, पर डुप्लेसिस के बाद बोलना पड़ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं। मैं मेन इवेंट में आपको जल्दी से बता देता हूँ। इलिया टोपुरिया क्या वोल्कानोस्की को हरा सकता है? यो बैट योर बॉटम डॉलर दैट ही कैन डिफीट वोल्कानोस्की। और दोस्त सिर्फ टैलेंट ही नहीं होता है, काबिलियत तो है उसमें टैलेंट हराने की, पर काबिलियत ही सब कुछ नहीं होती। वोल्कानोस्की जिस ज़मीन से आया है ना, मैंने वोल्कानोस्की की बायोग्राफी बनाई है और अब बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है भगवान कसम, पर थक गया बनाते बनाते। तो मेरे ख्याल से वो मैं आज ही रिलीज़ करूँगा शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बायोग्राफी आप ज़रूर देखना। वोल्कानोस्की उन लोगों में से एक है जिसकी आप शुरू में इज्जत करें ना करें, पर एंड में झक मार के आपको इज्जत करना पड़ता है। वोल्कानोस्की उन लोगों में से एक है जिनको आप हमेशा नीचे नज़रों से देखने की कोशिश करते हैं, बट एक समय ऐसा आता है कि जब वो आते हैं तो आपको अपनी चेयर से खड़े होकर हाथ मिलाना पड़ता है उनसे और बोलना पड़ता है कि आप बैठिए, और फिर जब वो बैठ जाते हैं तो आप बैठते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में जीते जी इज्जत कमाते हैं। वोल्कानोस्की उनमें से एक है। क्या इलिया टोपुरिया वोल्कानोस्की को हरा सकता है? मैंने पहले ही कहा बिल्कुल हरा सकता है। बट वोल्कानोस्की को जितना अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्या उतना अंडर एस्टिमेट किया जाना चाहिए? दोस्त, गलत फहमी में मत रहना। मुझे पता है वो 35 साल वाला जो फिगर है, वो जो सबके दिमाग में आजकल चलने लगा है कि 35 साल के बाद जो है 170 से नीचे वाला जो फाइटर, 170 से नीचे वाला जो चैंपियन है, उसके लिए डिफेंड करना टफ है, बहुत ही कम कर पाते हैं। बहुत ही कम क्या, मेरे ख्याल से 75-70 फाइट में 2 ही लोग कर पाए। बट वोल्कानोस्की दूसरी मिट्टी का बना है। अगर कोई कर सकता है ना, इस फिगर को अगर कोई डिफाई कर सकता है, इस स्टैटिस्टिक्स को अगर कोई डिफाई कर सकता है, इस ऑड को अगर कोई डिफाई कर सकता है, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट ब्रेकिंग वोल्कानोस्की। ठीक है, नेवर अंडर एस्टिमेट दैट गाय, नेवर काउंट हिम आउट, नेवर पुट योर बैक टूवर्ड्स हिम बिकॉज ही विल एफ यू अप। एनीवेज, तो ये था UFC 298 का प्रीव्यू। आप बताइए कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, मैं आज शाम को वोल्कानोस्की की ना बायोग्राफी पब्लिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखें रियली, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा अभी कि आप उसको ना सिर्फ देखें बल्कि शेयर भी करें। शेयर करने लायक है, मोस्टली मेरे को पता है कि मेरे वीडियो शेयर करने लायक नहीं रहते हैं, बट उसमें कोशिश की है मैंने कि शेयर करने लायक रहे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए। नीट फाइट जंगी लड़ेंगे, जीतेंगे।